जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। और इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इतिहास में पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद हमने पढ़ा था कड़क वंश। कड़क वंश के बाद अब हम आए सातवाहन वंश पे। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या है, कौन कौन से शासक रहे हैं, क्या क्या उनका बोल सकते हैं जीवन काल रहा है। तो अब हम जानेंगे पूरा सातवाहन वंश के बारे में। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश, जैसा कि आप देख रहे हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कहाँ पे कितने सालों का है? सातवाहन वंश जो है ना, इनका शासनकाल करीब करीब 300 वर्षों का रहा है। जो सातवाहन वंश है, इसका शासनकाल कितने वर्षों का रहा है? सातवाहन वंशों का शासनकाल 300 वर्षों का रहा है। जब 300 वर्षों का शासनकाल रहा है तो उन्होंने 300 वर्षों में क्या क्या किया है? तो सबसे पहले एक चीज और जानते हैं इनके बारे में, इनकी भाषा कौन सी रही है। तो सातवाहन वंश है, इन लोगों की भाषा कौन सी है? सातवाहन वंशों की भाषा है प्राकृतिक। इनकी प्राकृतिक भाषा है। पर इससे पहले जो हमने कड़क वंश पढ़ा था, उसकी भाषा कौन सी थी? उसकी भाषा थी संस्कृत। कड़क वंश की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और इसकी प्राकृतिक। ओके। और इनका धर्म क्या है? धर्म था ब्राह्मण। और कड़क वंश का भी धर्म ब्राह्मण ही था। तो दोनों में एक चीज समान है कि दोनों का जो धर्म है वो ब्राह्मण है, मगर भाषा दोनों की चेंज है। ओके। अब इन्होंने जो सातवाहन वंश के शासक हुए ने राजधानी कहाँ स्थापित करी या कहाँ बसाई? तो राजधानी इन्होंने बसाई अपने प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान या पैठान। प्रतिष्ठान या पैठान। प्रतिष्ठान क्या? वर्तमान जो दक्षिण महाराष्ट्र है ना, वो वाला हिस्सा प्रतिष्ठान कहलाता है। तो दक्षिण वाला हिस्सा प्रतिष्ठान कहलाता है। जैसे मान लो, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा, ये एम एच, दक्षिण का हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा था ना नीचे की तरफ, ये वाला प्रतिष्ठान वाला हिस्सा था। ओके। यहाँ पे कड़ब वंश, यहाँ पे कड़ब वंश रहे हैं ऊपर, और कड़ब इधर आओगे, इधर और दूसरे वंश सातवाहन वगैरह, तो इधर ये सारे वंश रहे हैं। ओके। तो इसका कहाँ पे प्रतिष्ठान? दक्षिण महाराष्ट्र। किस किस नदी पे? गोदावरी नदी के किनारे। ओके। अब ये राजधानी इसकी थी कौन सी? प्रतिष्ठान। किस वंश की? सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान। ओके। संस्थापक कौन हुए इस वंश के? जो सातवाहन वंश है, इसके संस्थापक कौन हुए? सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक। सिमुक इसके संस्थापक है। सिमुक भाई संस्थापक कैसे हो गया? हाँ, अब बताओ ना भैया कि सिमुक संस्थापक कैसे हो गया? इससे पहले तो कड़म का कोई संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक हो कैसे गया? तो इसके पीछे कारण ये है कि जब वो कड़ब, हमने कड़ब वंश पढ़ा था, कड़ब वंश का जो अंतिम शासक था ना, कड़ब वंश का अंतिम शासक सुशर्मन। सुशर्मन जो कड़ब वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या सिमुक ने कर दी। सिमुक ने इसकी हत्या कर दी। अब सिमुक के हाथ में सारा राजपाट आ गया। तो सिमुक ने अपने वंश की शुरुआत करी, वो वंश था सातवाहन वंश। तो इससे शुरुआत हुई है सातवाहन वंश की। और आपको पता है कि जो वंश की शुरुआत करता है वो इसके संस्थापक बोला जाता है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक हुआ है। ओके। ओके। इसके बारे में जानकारी मिलती कहाँ कहाँ से मिलती कि सातवाहन वंश था, इसके शासक ये थे। तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन 3 अभिलेखों से मिलती है। वो 3 अभिलेख कौन से हैं? एक तो है नाग नासिक अभिलेख, एक है नाग नासिक अभिलेख, और दूसरा नासिक अभिलेख, और तीसरा गुफा सॉरी हंती गुफा अभिलेख। ओके। कौन सा है? नाग नक्की नागनिका अभिलेख, नासिक अभिलेख और हंती गुफा अभिलेख। ये 3 अभिलेख है जिससे हमें सातवाहन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है कि सातवाहन वंश ये थे और क्या क्या थे। ओके। इनके बारे में इससे जानकारी मिलती है। अब हम जानेंगे, अब जानते हैं इसके आगे जो सिमुक हुआ है, उसके आगे वाले शासक सिमुक। हाँ। तो आप जानते हैं सिमुक के उत्तराधिकारी जो सिमुक हुआ है, शासक, हम सिमुक के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। सिमुक जो बोल सकते सातवाहन वंश का संस्थापक था। एक चीज और बोलना बताना भूल गया था, वो था सातवाहन वंश का अन्य नाम। सातवाहन वंश को आंध्र का सातवाहन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, आंध्र में जो हिस्सा है ना, उसको इन्होंने ज्यादातर हिस्से पे इन्होंने राज्य किया है, तो इसलिए इसको आंध्र का शासनकाल भी कहा जाता है। ओके। अब सिमुक का उत्तराधिकारी, सिमुक का जो उत्तराधिकारी वो कौन था? सिमुक का उत्तराधिकारी है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम सिमुक का उत्तराधिकारी रहा। सिमुक का जो उत्तराधिकारी कौन रहा है? सिमुक का उत्तराधिकारी रहा है सातकर्णी प्रथम। ओके। सातकर्णी प्रथम की उपाधि क्या है? उसे किस कौन को उपाधि दी गई है? तो सातकर्णी प्रथम की उपाधि है, एक तो है
दक्षिणी प्रज्ञापति मतलब दक्षिण प्रज्ञापति मतलब ये इसने दक्षिण का जो भाग था उसको उसका प्रज्ञा मतलब उसको जीता, उसका ज्यादातर उसका भाग का कल्याण किया, तो इसको दक्षिण प्रज्ञापति कहा जाता है। ओके। प्रतिष्ठानपति, प्रतिष्ठानपति क्या, इसने प्रतिष्ठान में जो हिस्सा है महाराष्ट्र वाला उसको इसने आगे बढ़ाया, ग्रो करवाया इसको, तो इसको प्रतिष्ठानपति कहा जाता है। ओके। इस हिस्से पे अभी विजय प्राप्त की वगैरह वगैरह, इसने इन दोनों हिस्से पे इसे इसलिए इसको उपाधि इसकी ये रही। ओके। इसने जो बोल सकते हैं सिमुक के बाद आया सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने 2 यज्ञ करवाए, 2 अश्वमेध एक राजस्व यज्ञ। कौन सा? 2 अश्वमेध और एक राजस्व यज्ञ। इसने 2 यज्ञ करवाए, एक तो 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजस्व यज्ञ, इसने ये यज्ञ करवाए थे। ओके। इसकी राजधानी जो सातकर्णी प्रथम था, सातकर्णी प्रथम इसने अपनी राजधानी पहले तो क्या थी इन लोगों की, पहले प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान से स्थानांतरित करके इसने कहां से करी थी? अमरावती। प्रतिष्ठान से प्रस्थान करके या स्थानांतरित करके इसने अपनी राजधानी अमरावती स्थानांतरित कर दी। ओके। सातकर्णी प्रथम का अन्य नाम, सातकर्णी प्रथम था, इसका और नाम कहाँ है? तो इसका और नाम क्या था? इसका एक नाम था एलेंडर सारगोन, एलेंडर सारगोन, इसका ये एक अन्य नाम था। ओके। एलेंडर सारगोन, इसके बारे में, इस नाम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये नाम था? तो हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो इन्फॉर्मेशन हमें एक बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस बुक से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक बुक में और क्या है, इस बुक में यूनान प्लस मौर्य साम्राज्य, यूनान प्लस मौर्य साम्राज्य से जो व्यापार होता था ना, व्यापार के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये लोग इस तरीके से इन लोगों से व्यापार करते थे। किस बुक से? ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इस बुक से हमें जानकारी मिलती है। ओके। क्या भैया के यहाँ पे भूमिदान भी होता था? आप लोग पूछेंगे भैया यहाँ पे भूमिदान भी होता था? हाँ भैया, यहाँ पे भूमिदान भी होता था। भूमिदान की सब प्रथम जानकारी हमें यहीं से मिलती है। कहाँ से? सातवाहन वंश से हमें भूमिदान की सब प्रथम जानकारी मिलती है। अच्छा भैया, भूमिदान तो होता था, पर किसको होता था? तो भैया भूमिदान ओनली ब्राह्मण लोगों को होता था। क्या सभी को? नहीं, भूमिदान ओनली ब्राह्मण को किया जाता था। ओके। भूमिदान किसको किया जाता? ब्राह्मणों को। अब इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है कि हाँ इस समय भूमिदान किया जाता था, ओनली ब्राह्मण को ही किया जाता था, सॉरी बोल सकते केवल ब्राह्मण को ही किया जाता था। तो ब्राह्मण को क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी हमें एक अभिलेख है, वो है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट जो अभिलेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि ये जो है भूमिदान हमें यहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि भूमिदान किया जाता था। इसकी जानकारी हमें किसने दी? तो नागनिका नाम की एक महिला है, नागनिका नाम की महिला, उस महिला ने हमें इसके बारे में जानकारी दी। वो महिला कौन है? वो महिला जो सातकर्णी प्रथम है उसकी पत्नी है। नागनिका सातकर्णी प्रथम उसकी पत्नी है नागनिका, उसने हमें इसके बारे में जानकारी दी है। उसने इस अभिलेख में लिखवाया है, नानाघाट अभिलेख में। ओके। तो ये तो होगी इसके बारे में बात। अब और जानते हैं इसके आगे जो शासक रहा है हाल के बारे में जानते हैं, हाल के क्या क्या कार्य रहे हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हाल के बारे में। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अब हम जानेंगे हाल के बारे में, तो हाल के बारे में जानते हैं हाल की क्या क्या चीजें रही हैं। तो हाल जो शासक है, हाल इस वंश का तीसरा शासक रहा है। बोल सकते हैं कि तीसरा नहीं, जैसे कि इस वंश में ना क्या, इस वंश में टोटल शासक रहे 30 शासक रहे हैं। सातवाहन वंश से इसमें 30 शासक मिलते हैं। इन 30 शासकों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण, इन 30 शासकों के बारे में जानकारी तो वायु पुराण से मिली है। एक ये ना, आप एक तरह पेज में थोड़ी साइड जगह बनाकर वहां पे लिख लीजिएगा। इसमें 30 शासक है, पर 30 शासकों के बारे में जानकारी आई। तो मैं बता रहा था कि आप लोग ना ये चीज एक बार लिख के रख लीजिए, अपने एक पेज में साइड में लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये इसमें बोला गया कि 30 शासक है, 30 शासक है, पर इसको अंधकार युग भी कहा जाता है, सातवाहन वंश का अंधकार युग। क्योंकि इसमें कुछ शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसमें कुछ शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने कुछ विजय नहीं की, कुछ भी लड़ाई झगड़े नहीं किए, अपना शासन जितना था उसी एरिया में किया, तो इसलिए हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसमें कुछ शासक है जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, जैसे सुमुख हो गया, सातकर्णी प्रथम हो गया, हाल हो गया, और गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा, इसके आगे और भी है शासक। तो ये हमें इनके बारे में सारी जानकारी मिलती है। तो कुछ शासक है जिनके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी 23वां शासक हुआ, अब उसके बीच के शासक
पता नहीं कौन थे, तो उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमें जितनी जानकारी उतना ही हम लोग जानते हैं। तो चलिए ये आप लोग एक साइड में लिख लीजिएगा। ओके, आप जानते हैं इसके बारे में। हाल, हाल एक संस्कृत का विद्वान था। हाल जो संस्कृत का विद्वान था, अब ये संस्कृत का इतना ज्यादा ज्ञाता था, इसको सारी चीजें संस्कृत में बहुत अच्छी जानकारी रखता था। संस्कृत के बारे में संस्कृत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता था। ये किसका विद्वान? हाल संस्कृत का विद्वान था। ओके, रचना, इसकी रचना कौन सी थी? इसकी रचना थी गाथा सप्तशती। अब गाथा सप्तशती इसकी रचना थी। अब वो पूछोगे भैया ये रचना तो इसकी थी, तो जाहिर सी बात है मैंने पूछा ये रचना किसमें रची होगी इसने? आप लोग कहेंगे भैया ये संस्कृत का विद्वान था तो इसे संस्कृत में रची होगी। नहीं, ये संस्कृत का विद्वान भले ही था, पर इसने ये जो सब गाथा सप्तशती रचना लिखी है ना, ये इसने अपनी राजभाषा या बोलते शासन की जो भाषा थी, प्राकृतिक भाषा, उस भाषा में इसने लिखा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसने ये संस्कृत में लिखा है, ये इसने लिखा है किसमें? प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा जो इनकी राज्य भाषा थी। ओके, प्राकृतिक भाषा में लिखा है। ओके, अब आप लोग के दिमाग में रख लीजिए कि ये इसने प्राकृतिक भाषा में लिखा। इसकी ये ध्यान से ये दिमाग से मत निकाले ना कि आपको याद आए कि हाँ ये तो संस्कृत का विद्वान था तो इसने रचना संस्कृत में नहीं, इसने रचना अपनी प्राकृतिक भाषा में लिखी है। कौन सी? गाथा सप्तशती। ओके, अंधकार युग, इसकी जैसे मैंने आपको बताया इस काल को अंधकार युग भी कहा जाता है। सातवां वंश को अंधकार युग भी कहा जाता है। ओके, इसके दरबार में जो हाल था, इसके दरबार में दो विद्वान लोग रहते थे, दो विद्वान व्यक्ति रहते थे। जाहिर सी बात है वो भी शायद संस्कृत के विद्वान रहे, बाकी और किसी के विद्वान हो सकते हैं। तो दो विद्वान लोग थे, दो विद्वान थे, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक कौन सी थी? बुक। तो एक तो था सरबर्मन और एक था गुडाढ्य। तो पहले जानते हैं सरबर्मन के बारे में। सरबर्मन इसने अपनी पुस्तक लिखी है तांत्रक। इसकी पुस्तक का नाम है तांत्रक। इसकी पुस्तक का नाम है तांत्रक। ओके, और गुडाढ्य, गुडाढ्य जो है इसने लिखी है भय कथा, भय व्रत कथा, व्रत कथा। इसने क्या लिखी है? व्रत कथा। ओके, इसने लिखी व्रत कथा। अब इसी के आधार जो व्रत कथा है, आप लोगों ने बचपन में पंचतंत्र की कहानी बहुत सुनी होगी। पंचतंत्र की कहानी क्या? जैसे आप लोग जाते हो जंग, क्या अपने नानी दादा या मौसा मौसी फूफा फूफी किसी ने भी आपको पंचतंत्र की कहानी सुनाई होगी। उसमें क्या कहा जाता है कि जो जानवर होते हैं वो बातें करते हैं, जानवर है वो बोलते हैं। तो ये जो पंचतंत्र की कहानी है इसका आविष्कार कहाँ से, मतलब इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? पंचतंत्र की कहानी का जो उनको दिमाग में आया कि लिखना कैसे, वो जानकारी कहाँ से मिली है? तो ये जानकारी हमें इसी व्रत कथा है ना, इसी से हमें इसके आधार पर पंचतंत्र लिखा गया है। व्रत कथा ये पुस्तक, इसके आधार पर ये पंचतंत्र लिखा गया है। अब आप लोग बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पंचतंत्र के रचयिता के बारे में जानकारी नहीं होगी। आप यहाँ पे देख लिया हो तो बताएंगे कि पंचतंत्र का रचयिता विष्णु शर्मा है। कौन है? पंचतंत्र के रचयिता, ये लिखने वाले विष्णु शर्मा है। लेखक कौन है? लेखक है विष्णु शर्मा। ओके, लेखक कौन है? लेखक है विष्णु शर्मा। किसके? पंचतंत्र के। ओके, ये तो हो गई हाल के बारे में जानकारी। अब हाल से आगे हम जानेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कि गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या था, उसका कौन सा शासक था। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि गौतमीपुत्र सातकर्णी। आइए दोस्तों अब जानते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इसके सातवां वंश का अगला शासक था। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था किसके बारे में? हाल के बारे में। हाल के बाद का जो शासक रहा है प्रसिद्ध शासक, वो कौन है? सातकर्णी प्रथम। वो कौन है? वो कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ना, वो सातवां वंश का 23वां शासक था। कौन सा? 23वां शासक, 23वें नंबर का शासक था। अब वो बाकी के शासक कहाँ गए? बीच के शासक कहाँ गए? बीच के शासक पिकनिक मनाने गए। बीच के शासक के बारे में जानकारी नहीं, तो इसलिए बीच के शासक की हम इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन रखनी है वो हमें जिनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है और अच्छे से जो आयोग जिनसे प्रश्न पूछता है उनके बारे में जानकारी रखनी है। तो आयोग इनसे प्रश्न पूछता है तो उनके बारे में जानकारी रखनी है। बाकी बीच के कहाँ गए पता नहीं, वो पिकनिक बनाने गए मान लो। ओके, तो अब जानते हैं सातवां वंश 23वें शासक, उसके सातवां वंश पुनः स्थापित किया। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इसने सातवां वंश को पुनः स्थापित किया। पुनः स्थापित का मतलब इसने इस वंश को और बढ़ाया। इसने अपने शासनकाल को, मतलब अपने जो राज्य है उसका विस्तार किया, राज्य विस्तार किया, राज्य को दूर तक फैलाया और भी बाकी देशों से कनेक्ट किया राज्य को, और प्रजा के लिए कुछ अच्छे काम किए। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है?
वंश को आगे बढ़ाया। ओके, सातवां वंश को या पुनः स्थापन किया। ओके, इसकी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि जो सात गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसकी उपलब्धि क्या है? इसको किस नाम से क्या क्या कहा जाता है? अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण मतलब इसके जैसा कोई नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं, वो अद्वितीय, सबसे अलग। ओके, एक एक का ब्राह्मण, एक का ब्राह्मण अकेला, सब में अकेला, सबसे अलग एक का ब्राह्मण। ओके, त्रिसमुद्रपति मतलब तीनों तरफ से विजय समुद्र में पा रखी हो, तीनों तरफ से विजय, ऊपर से आय से बाएं से दाएं से तीनों तरफ से विजय पा रखी हो, तो उसे त्रिसमुद्रपति कहते हैं। ओके, बाणकटक स्वामी, बाणकटक स्वामी भी कहा जाता है इसको। ओके, इसकी जो माता थी उनका नाम क्या था? गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम क्या था? गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम था बालश्री। ये इसकी माता के नाम और इसकी माता थी, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? क्योंकि हमें किसी न किसी के बारे में, क्या आपको पता है कि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कुछ चीज़ों की जानकारी मिलती है, कुछ की नहीं मिलती है। तो हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है इसके बारे में? तो वो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है नासिक अभिलेख से। हमने अभी पढ़ा था नासिक अभिलेख से। ओके, नासिक अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ओके, ये जो बालश्री थी, इसने अपने पुत्र के साथ, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इसके साथ मिलकर संयुक्त संयुक्त शासन किया है। मतलब ये साथ में मिलकर शासन किया इन लोगों ने, माता पुत्र ने। ओके, संयुक्त शासन, संयुक्त शासिका रही है ये। ओके, इसमें हम वो बहुत से लोग कहते हैं कि सातवां वंश है, उसमें जो समाज था वो पितृ मातृ सत्ता था, सॉरी मातृ सत्ता था, पर ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल ही गलत है। आयोग इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। आयोग मानता कि ये पितृ सत्ता था, क्योंकि जब तक बोल सकते हैं कि जब तक वो सिंधु घाटी सभ्यता थी तब तक पितृ मातृ सत्ता था। उसके बाद समाज पितृ सत्ता में आना शुरू कर दिया, वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद ज़्यादातर फिर बोल सकते हैं पितृ सत्ता तक आना शुरू हो गया। तो इसमें हम कहेंगे मातृ सत्ता तक नहीं है। ओके, मातृ सत्ता का समाज है ही नहीं, तो कौन सा है? फिर पितृ सत्तात्मक समाज। आपको पितृ सत्तात्मक समाज याद रखना है, क्योंकि आयोग यही मानता है। ओके, पितृ सत्तात्मक समाज। इसने शक शासक, ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसने शक शासक नहपान, शक शासक जो नहपान है उसको हराया। शक शासक नहपान को हराया। हराने के बाद इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि इसने इसको हराया था? तो जोगलक्ष्मी एक अभिलेख है, नासिक से मिला। जोगलक्ष्मी एक अभिलेख है, नासिक से मिला, और मृदभांड मिले वहां से हमें कुछ। तो इनसे हमें जानकारी मिलती है कि हाँ ये था, क्योंकि इसमें कुछ उत्कीर्ण हुआ होगा, तो इससे हमें जानकारी मिलती है। और क्या मिला वहां से? हमें 13,250 सिक्के मिले, 13,250 सिक्के मिले इसी से यहाँ पे। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें इन सब के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में और इसके युद्ध के बारे में। तो जानकारी किससे मिलती है? ये जोग लच्छवी नामक उससे मिलती है। ओके, आइए दोस्तों, अब जानते हैं आखिरी और उसके बारे में, उसके बाद आखिरी शासक के बारे में। तो एक है वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी या पुलवामी। वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी या पुलवामी, इसका क्या नाम, इसका क्या काम कर, इसके क्या काम रहे? इसके काम कुछ नहीं है, इसके काम ज्यादा कुछ नहीं रहे। ये रुद्रदामन से पराजित हो गया। ये भाई साहब पहले ही रुद्रदामन जो शासक था उससे हार गया। रुद्रदामन से हारने के बाद इसने कहा, अरे इसकी एक पुत्री थी, रुद्रदामन की पुत्री, और इसका एक पुत्र, वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी का एक पुत्र था जिसका नाम था शिवाश्री, और रुद्रदामन की पुत्री थी। रुद्रदामन ने कहा, चलो अब भाई तुम हार तो गई हो, अब जो मेरी पुत्री है या अपने पुत्र से मेरी पुत्री की शादी करा दो। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, अरे हाँ। उसने कहा चलो कर लो। तो जो रुद्रदामन की पुत्री और शिवश्री की वो वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी की पुत्र शिवश्री और इसका क्या नाम है, वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी की पुत्री, इन दोनों का विवाह कर दिया गया। तो इन दोनों का विवाह हुआ, तो इनके बीच में क्या संबंध हो गया? इनके पारिवारिक रिश्ते बन गए इन लोगों के बीच में। ओके, अब जानते हैं यज्ञश्री और आखिरी शासक। यज्ञश्री के बारे में, उसके बाद आखिरी शासक विजय के बारे में। तो यज्ञश्री के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, इसने एक काम कराया वो आप जान लिए, जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी किए। इसने सिक्के जारी किए ना, उसमें जलयान छपा हुआ था। अभी हम देखते हैं सिक्के पे क्या छपा होता है, किसी पे वो अशोक स्तंभ छपा होता है, किसी पे एक रूपा बना, किसी पे
धान की बाली छपी रहती है, ऐसे इस पे क्या जलियान के सिक्के जारी कराए इसने। ओके, अंतिम शासक जो रहा है सातवाहन वंश का वो था विजय। विजय सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसने क्या करवाए, अंतिम शासक जो विजय है जिसने क्या करवाए, इसने शीशे के सिक्के चलवाए। शीशे के सिक्के देख रहे हो कितना वो है, शीशे के सिक्के चलवा रहा है भाई, शीशे के सिक्के चलवा और क्या करवाया, और प्रोटीन और तांबे के सिक्के चलाए, प्रोटीन और तांबे के सिक्के चलाए इसने। और क्या करवाया, इसके व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे जिसमें ये व्यापार करते थे, वो व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे, इसके व्यापारिक केंद्र रहे हैं भलडोच, ये कहाँ पे, गुजरात, भलडोच गुजरात, शोपरा शोपरा और कल्याण, भलडोच, डोपरा, शोपर और कल्याण सॉरी, ये 3 रहे हैं इसके व्यापारिक केंद्र। ओके, इसने बड़ व्यवस्था खत्म कर दी, जो क्या था विजय ने बड़ व्यवस्था खत्म कर दी। ओके, ये अपना जो सातवाहन वंश है यहाँ तक ही है, इसमें ज्यादा जानकारी जो मैंने थी वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करोगे तो ही उनके पास बढ़ेगी वीडियो और आगे मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मानता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।